हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज इवनिंग में ही हमारे इस चैनल पे एक न्यू सीरीज अपलोड की जाएगी जिसे यूट्यूब पे अब तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसकी कहानी बहुत ही अमेजिंग है। और इसके लिए आप लोगों को एपिसोड पे एपिसोड वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही लॉन्ग वीडियो में इसके कई सारे एपिसोड्स को हमने कवर कर लिया है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये नई सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से आपने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह मियार जो होती है वो यांग गाई का पीछा पकड़ लेती है और उसे लगातार फ्लर्ट कर रही होती है, ये सोचते हुए कि एक न एक दिन तो वो यांग गाई को अपने प्यार के जाल में फंसा देगी, इसके बाद इसे डंप कर देगी ताकि वो सिर्फ इसी की ही याद और ख्यालों में खोया रहे। जहाँ वे लोग एक जंगल के रास्ते होते हुए जा रहे होते हैं और इनका पीछा चेंग जो होता है वो अपने एक नए साथी होताओ के साथ इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। और वो जो होताओ होता है इन दोनों पे अटैक कर देता है इनका रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि वो जो चेंग होता है वो अपनी कल की हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए यहाँ पे यांग गाई को मारने के लिए आया था। यहाँ मियार जो होती है वो यांग गाई को यही सलाह देती है कि तुम इन दोनों का सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने कायुन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम साइड हट जाओ और इन दोनों का मुकाबला मुझे करने दो, क्योंकि मैंने पिछले महीने ही अपने कायुन रेल्म के 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए मैं इन दोनों का मुकाबला आसानी से कर पाऊंगी। जिसपे यांग गाई उसे पूछता है क्या इसके अलावा कोई और तरीका है इनसे डील करने का, जिसपे मियार उसे कहती है कि अगर मैं इनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ूं तो ये डेफिनेटली मुझे नहीं मारेंगे, और अभी अपने तुम जिस लेवल पे हो इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तुम दोनों का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे यांग गाई की जो लेवल है भले ही इन दोनों से लोवेस्ट लेवल पे है, लेकिन वो एक है तो आखिरकार जेंटलमैन ही, वो कैसे एक ब्यूटी को इनका सामना करने दे सकता है। इसलिए वो मियार को पीछे हटने को कहता है और खुद इनका सामना करने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है। अब इस पे जो चेंग होता है वो हंसने लगता है और यांग से कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि तू एक औरत के पीछे नहीं छुपा, वरना तुम जानते हो कि औरत के पीछे छिपने वाले को हम क्या कहते हैं। अब आगे यहाँ पे इन दोनों की इस तरह की ढेर सारी बहसबाजी चलती है और फिर वो चेंग जो होता है यहाँ यांग गाई से मुकाबला करने के लिए अपनी उसी तलवार को निकाल लेता है। अब यहाँ इनका मुकाबला करने के लिए जैसे ही यांग गाई अपनी ट्रू यांग एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास जो सन फ्लेम स्टोन था जिसने अभी अभी मार्केट से इसे खरीदा था, इस यांग स्टोन ने उसके अंदर की सारी यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके कारण वो सारी यांग एनर्जी उसके शरीर में एक जगह इकट्ठा हो गई है और वो उसे रिलीज नहीं कर पा रहा। इधर दूसरी तरफ ये दोनों यांग गाई की इस कमजोरी को भाप चुके होते हैं और एक साथ ही उस पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। अब यांग गाई भी काफी देर तक उनका इसी बची कुची एनर्जी से सामना करता है, जिसके कारण ये दोनों जैसे उसके बॉडी को टच करते थे कि बॉडी में जो यांग एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्टोर हो चुकी थी, इसके कारण उसका पूरा शरीर तपने लगता है और इसी कारण ये दोनों ही उससे मार्शल फाइट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनके हाथ भी चलने लगते हैं। इसलिए यांग गाई पे अब वो चेंग जो होता है अपने तलवार से अटैक करने लगता है, लेकिन उसकी तलवार को यहाँ जो यांग गाई होता है वो फिर से पकड़ लेता है और इस बार उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि चेंग के द्वारा वो तलवार खींचे जाने के बावजूद भी उससे खींचता नहीं है। कि तभी चेंग जो होता है वो यहाँ हुको को पीछे से आवाज लगा करके यहाँ यांग गाई को ट्रिक करता है। जैसे ही यांग गाई का ध्यान भटकता है वो उस तलवार को खींचते हुए सीधा उसके सीने के आर पार कर देता है, लेकिन उसके शरीर में वो शॉट के जाते ही हम देखते हैं वही क्रिएचर की स्पिरिट बाहर निकलती है, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में ही देखा था कि यांग ने इस क्रिएचर की स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। उस क्रिएचर की स्पिरिट भयानक तरीके से यहाँ यांग की बॉडी से रिलीज होती है, जिसे देखते ही उस चैंग की तो यहाँ पे फट जाती है। आगे हम देखते हैं कि उस क्रिएचर की जो स्पिरिट होती है वो पूरी तरह से यांग पे हावी हो जाती है और फिर उसकी बॉडी में जो एक जगह यांग एनर्जी एक्यूमुलेट हुई थी वो उसी यांग एनर्जी का इस्तेमाल करता है और मात्र एक ही ड्रॉप का वो यूज करता है, जिससे उस चेंग की वहीं ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। अब यहाँ होताओ ये देखती ही कि उसका जूनियर ब्रदर चेन वहाँ पे मारा जा चुका है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसका बदला लेने के लिए वो सीधा अटैक यांग गाई पे करता है, लेकिन यांग गाई इस अटैक को अपने पंचेस से डॉज कर लेता है। दोनों ही की पावर्स एक दूसरे से टकरा के नलीफाई हो जाती हैं। अब यांग गाई अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी का यहाँ यूज कर चुका होता है, इसलिए वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। जब होताओ उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पे मियार जो होती है वो यांग को बचाने के लिए बीच बचाव करती है। वो उस होताओ को एक एक से पीछे कर देती है। होताओ उसे कहता है कि अभी अभी इसने मेरे जूनियर ब्रदर को यहाँ पे मार डाला है और इसका बदला मैं इस यांग को यहाँ पे मार करके लूंगा। अच्छा यही होगा कि तुम मेरे मामले में यहाँ पे टांग ना अड़ाओ, वरना मैं तुम्हें भी मारने से पीछे नहीं हटूंगा।
मियारू से कहती है कि मैं बीच में से तो नहीं हटूंगी और वैसे भी हारना और जीतना ये तुम निश्चित नहीं करोगे। पहले ही इस फाइट में यांग काई अपनी स्ट्रेंथ दिखा चुका है और वो इसमें जीत चुका है। जिस पे हू ताओ से कहता है कि इसने किसी को जान से मार डाला है, जिसका हर जाना तो इसे अपनी जान दे करके ही चुकाना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ यांग काई जो होता है वो पूरी तरह से शॉक में होता है, क्योंकि उसने आज पहली बार किसी इंसान को जान से मार डाला था। आगे वो सोच रहा होता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, उसने चेंग को नहीं मारा है, उसके अंदर का जो शैतान था वो उस पे हावी हो गया था। आगे यही बात सोच कर कि वो मेंटली टॉर्चर होता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड के हम अंदर देखते हैं कि वहाँ पे 9 अलग अलग तरह के पिलर्स होते हैं। उन्हीं पिलर्स के अंदर वो स्पिरिट कैद होती है। यहाँ यांग काई उस स्पिरिट को अपने सामने आने को कहता है। वो स्पिरिट जैसे ही अपने ट्रू फॉर्म में आती है वो यांग काई से कहने लगती है कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैंने किसी को मारने का मजा चखा है, और किसी को जान से मारने का मजा तो कुछ और ही है। यांग काई उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो जिसने पूरी तरह से मेरी बॉडी को अपने वश में कर लिया था, और मेरे ना चाहने के बावजूद भी तुमने उस चेंग को मार डाला, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पे वो क्रिएचर उसे कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे ऐसा करना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हें मार डालता, और तुम्हारी मौत का मतलब यही है कि मेरे लिए एक और बार बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता। अभी भी एक और बंदा बाहर जिंदा खड़ा है, क्यों ना मैं उसे भी मार करके अपनी इस इतने सालों की प्यास को बुझा लूं। तो क्या तुम दोबारा से मेरे साथ कॉर्पोरेट करना चाहते हो, क्योंकि तुम भी ये जान चुके हो कि तुम्हारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए मेरी ही स्पिरिट की जरूरत होगी। जिस पे यांग काई उसे कहता है कि मैं किसी और को अब जान से नहीं मारना चाहता। जिस पे वो स्पिरिट उसे कहती है कि ये तो जंगल राज है, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ सरवाइव करने के लिए दूसरों को मारना ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन इस बात को याद रखना कि तुम इस चीज को सोचने के लिए चाहे जितना ज्यादा वक्त ले सकते हो। तुम्हारे पास तो सोचने के लिए काफी वक्त है, लेकिन उस लड़की के पास नहीं है जो तुम्हें बचाने के लिए उस दूसरे बंदे से फाइट कर रही है। उसकी भी अब एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है और वो बंदा इस लड़की को मार डालेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो मियार होती है वो यांग काई को बचाने के लिए अभी भी उस हू ताओ से फाइट कर रही थी। यहाँ वो बार बार यांग काई को उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब और ज्यादा देर तक वो उस हू ताओ को नहीं रोक पा रही थी। आगे वो यांग काई से कहती है कि हमें इस जगह से जल्द भागना होगा, वरना हम दोनों की यहाँ पे जान जाएगी। जिस पे हू ताओ उससे कहता है कि बेटर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और इस बंदे यांग काई को मुझे जान से मारने दो। जिस पे मियार उसे कहती है कि तुझ जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, अगर तुम यहाँ पे यांग को जान से भी मार दोगे तो भी मुझे यहाँ से तुम जिंदा जाने तो दोगे नहीं। जिस पे हू ताओ उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला था, लेकिन इस बंदे के कारण तुम यहाँ पे मारी जाओगी, क्योंकि इसने मेरे इस जूनियर ब्रदर को जान से मार डाला है। का बदला मैं इसे जान से मार करके लूंगा, और तुम्हें मारने के बाद मेरे पास इसका भी बहाना होगा कि मैं तुम्हारे फादर जो कि ब्लडी बैटल गैंग के लीडर हैं, उनसे कहूंगा कि चेंग को इस बंदे यांग काई ने मार डाला। इसका बदला आपकी बेटी इस मियार ने उसे मार करके लिया, लेकिन उस बैटल में बुरी तरीके से मारी गई। अब ये सुन करके ब्लड बैटल गैंग के लीडर यानी कि तुम्हारे फादर जो हैं, वो अपनी बेटी का मौत का बदला लेने के लिए लिंगशॉ पैविलियन पे अटैक करेंगे, क्योंकि यांग काई लिंगशॉ पैविलियन सेक्ट का ही एक डिसाइपल है, जिसके कारण इन दोनों सेक्ट के बीच ही एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी और इन दोनों सेक्ट आपस में ही लड़के मारे जाएंगे, और इसका फायदा हमारे सेक्ट को होगा, क्योंकि इसके बाद इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ मेरा ही सेक्ट नंबर 1 सेक्ट कहलाएगा। जिस पे मियार उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की मक्कारी करने से। ये बात सुनते ही हू ताओ जो होता है वो मियार को एक जबरदस्त पंच लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अटैक को यांग काई रोक लेता है। यांग काई के शरीर में वापस से वही एनर्जी फ्लो करने लगती है, जिसका मतलब है कि यांग काई ने उस क्रिएचर स्पिरिट को यह परमिशन दे दिया है कि वो उसकी बॉडी को हावी कर ले, जिसके कारण अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगता है और उस हू ताओ को एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे वो दूर आसमान की तरफ उड़ जाता है। आगे ये दोनों ही आसमान में लटकते हुए ही फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ यांग काई का पलड़ा भारी होता है। वो लगातार उस हू ताओ को कुत्ते की तरह पीट रहा होता है, जिससे वो जमीन पे ढेर हो जाता है और यही सोच रहा होता है कि अचानक से ये यांग काई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। कि तभी यांग काई उसके सामने अपीयर होता है और वो हू ताओ यांग काई के पीछे उसी क्रिएचर स्पिरिट को देखता है और डर के कारण यहाँ अपने जान की भीख मांगने लगता है। यांग काई उसे माफ करते हुए उसे यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन आखिर एक मक्कार तो मक्कार ही रहेगा। वो जो हू ताओ होता है इसने अपनी चालाकी फिर से दिखा दी होती है।
वो उस टूटी हुई तलवार को फिर से उठाता है और यांग काई पे स्नीक अटैक करने के लिए पीछे से बढ़ता है। लेकिन मियार जो होती है वो वक्त रहते ही यहाँ यांग काई को आगाह कर लेती है। यांग काई जैसे ही पीछे मुड़ता है, बहुत देर हो चुकी थी। उस हू ताओ ने उस टूटी हुई तलवार को वापस से उसके बॉडी के अंदर डाल दिया होता है। लेकिन यहाँ फिर से वही क्रीचर की स्पिरिट बाहर निकलती है और उस हू ताओ से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मुझे हर्ट करने की, क्योंकि यांग काई को यहाँ जान से मारने का मतलब है मुझे जान से मारना। आगे वो स्पिरिट खतरनाक तरीके से वापस से यांग काई के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके कारण यांग काई क्या बोल रहा है और उसे खुद अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रहता। आगे उसके उग्र रूप से बचने के लिए जो होता है मियार को अपनी ढाल बना लेता है। लेकिन यांग काई यहाँ पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके शरीर से जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ऑरा निकलती है वो उस हू ताओ के समेत मियार जो होती है उसे भी दूर फेंक देती है, जिसके कारण वे दोनों ही खाई के नीचे गिर रहे होते हैं। लेकिन यांग काई वापस से अपनी बॉडी पे कंट्रोल करता है और यहाँ मियार को नीचे गिरने से पहले ही बचा लेता है। अब हू ताओ के मरते ही ये दोनों ही यहाँ वापस से राहत की सांस लेते हैं। लेकिन यांग काई ने अभी बहुत ही ज्यादा एनर्जी को लॉस किया होता है, जिसके कारण वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, बस कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स करने हैं। हमारा लाइक टारगेट जो है वो 200K है और आपको हद से ज़्यादा कमेंट करने हैं, तभी जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलेगा। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अगले एपिसोड के लिए ढेर सारा कमेंट करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।